स्वागत है आप सबको ब्रेनिक एजुकेशन फिजिक्स चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन। तो शुरू करते हैं फिजिक्स। ग्रेविटेशन तो अपने प्रीवियस सेक्शन में हमने केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन हमने पढ़ लिए थे। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में तीन तरह के मोशन होते हैं, मतलब तीन तरह के लॉज थे उसके। पहला था लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा था लॉ ऑफ एरिया और तीसरा था लॉ ऑफ टाइम पीरियड। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। और ये वही लॉ है जो आपने न्यूटन के बारे में कहानियाँ भी सुनी होंगी कि वो पेड़ के नीचे बैठा था, सेब गिर गया, फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसे उसने जो लॉ इसको बनाया वही था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें न्यूटन ने क्या कहा? तो सेब वाली कहानी तो आप सबने सुनी रखी है कि वो बैठा हुआ था, ऊपर से सेब गिरा तो उसे लगा कि ये नीचे ही क्यों गिरा है, ऊपर क्यों नहीं गया। जैसे उससे पहले तो सारी चीज़ें सब ऊपर जा रही थी। ठीक है, इस चीज़ को देख के उसने अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। फिर उसने अपना एक लॉ दिया जिसे हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें उसने क्या कहा? उसने कहा इस यूनिवर्स में, इसे यूनिवर्सल क्यों बोला गया? क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में काम करेगा। ये ऐसा नहीं है कि ओनली अर्थ पर है या कहीं और है, पूरे यूनिवर्स में कैसा काम करेगा? सेम। ठीक है, क्या था? उसने कहा इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ हैं जो मास कंसिस्ट करती हैं, ठीक है, जितनी भी बॉडी हैं जो मास कंसिस्ट करती हैं, वो दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। समझ में आया? यहाँ एक बॉडी ये है, इसका मास m है, m1 है, एक दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है। तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। इसे ही बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, और ये एक फंडामेंटल फोर्स है जो हमारे नेचर में ही पाया जाता है। अब फंडामेंटल फोर्स तो पढ़े ही है हमने पहले ही, चार तरह के होते हैं। कौन कौन से? ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर। ये नेचर में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में न्यूटन ने बताया। लॉ क्या दिया? वो लॉ देखो। According to this law, the two bodies have mass m1 and m2। तो हमने कहा ये दो बॉडीज़ हैं, इसका मास है हमारा m1 और ये दूसरी बॉडी का मास है m2। सेपरेटेड from r distance to each other। और एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर सेपरेट है ये? r डिस्टेंस पे। तो ये अट्रैक्ट करेंगे they will attract each other by a force F फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। इसी फोर्स को हम बोलते हैं, दिस फोर्स इज, नहीं m1 m2 मान तो लिया। जब m1 m2 हो गया तो सेम कैसे रहा? दिस फोर्स सेम हो सकता है, इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर इस F की जो वैल्यू थी इन चीज़ों पर किस तरह से डिपेंड करेगी वो उसने बताया। तो पहली चीज़ उसने बताई कि जो फोर्स F की वैल्यू है वो इन दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो फर्स्ट उसने क्या दिया? द फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of both masses। तो F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 के। ठीक है, दूसरा उसने बोला कि ये जो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सही है।
and F is inversely proportional to the square of the distance between both masses, between both masses, यानी जो F है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के स्क्वायर के, आर स्क्वायर। बाद में इस चीज़ को हमने कंबाइन करके लिखा तो हमें मिला F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये लॉ न्यूटन ने दिया था, इसी लॉ को हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसमें उसने बाद में से इक्वल करने के लिए कांस्टेंट दिया, दैट इज़ g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो कैपिटल G आप देख रहे हो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सही है, इसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल इसलिए इसकी वैल्यू सेम रहती है थ्रू आउट द यूनिवर्स। सही है, अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है, तो मैं तुम्हें बता दूं इसकी वैल्यू न्यूटन ने नहीं की थी। ये लॉ न्यूटन ने ज़रूर दिया है, लेकिन ये जो जी की वैल्यू निकाली थी ये निकाली थी कैवेंडिश ने। किसने निकाली थी? कैवेंडिश, एक साइंटिस्ट हुए कैवेंडिश जिन्होंने हमें जी की वैल्यू दी। तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी, क्योंकि ये लॉ न्यूटन ने बनाया तो जी की वैल्यू भी न्यूटन ने दी होगी, ऐसा नहीं है। जी की वैल्यू कैवेंडिश ने दी थी। तो कितनी दी थी? तो वैल्यू ऑफ जी इज़ इक्वल टू 6.67, एक बार देखना ज़रा इसको, इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। और इसके जो वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम -2। एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सही है, ये हमारा फोर्स है। एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें वही स्मॉल जी मिलेगा जो हम अभी तक पढ़ते हैं, ठीक है। स्मॉल जी पढ़ा है पिछले क्वेश्चंस में, वो ये तो देखो कैपिटल जी है, ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एक जी आप लोगों ने पढ़ा है जिसे हम 9.8 बोलते हैं, देखो वो क्या है उसको ज़रा देख लेते हैं। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ, इसका तो रेजर भी सब नीचे पड़ा हुआ है। क्या है ये? स्मॉल जी, ठीक है। स्मॉल जी की वैल्यू आप सबको पता है 9.8 होती है। इसे कैसे निकालें? तो हम एक नॉर्मल, उसमें पता नहीं क्या क्या दे रखा है बुक में, बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी। सपोज़ करो ये हमारा क्या है? अर्थ है, सही है, सर्कल नहीं है, इसे हम क्या मान लेते हैं? अर्थ है, ठीक है। और अर्थ का यहाँ पर जो मास है वो है m, क्या है? m, कैपिटल M। और यहाँ से जो अर्थ की रेडियस है उसको हमने माना r, क्या माना? r। अब सपोज़ करें कि हम अर्थ के सरफेस पर हैं, हम कहाँ हैं? सरफेस पे, या सरफेस से कुछ ऊपर है, तो ये h हाइट मान लेते हैं, नॉर्मली कुछ भी मान लेते हैं। हमने कहा यहाँ पे ये बॉडी है जो सरफेस से h हाइट ऊपर है, या सरफेस पर ही है, ठीक है। क्योंकि अगर हम 100-200 मीटर भी ऊपर हैं तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये जो कैपिटल R होती है ये हमारी 6400 किलोमीटर होती है अप्रॉक्स। 6400 किलोमीटर रेडियस होती है अर्थ की, ये अप्रॉक्सीमेशन में है, सही है। एक्चुअल में 6390 कुछ समथिंग रहती है, ठीक है। तो इस स्मॉल बॉडी का मास को हमने माना स्मॉल m, क्या माना? स्मॉल m। अब जैसा पिछली बार अभी न्यूटन के लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा, ये दोनों बॉडी भी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होंगी, सही है। अब ध्यान से देखना, दोनों बॉडी एक दूसरे पर सेम फोर्स लगा रही होंगी, ऐसा नहीं है कि ये इस पर कम लगा रही है, इस पर ज़्यादा लगा रही है। दोनों के बीच में जो फोर्स है वो म्यूचुअल फोर्स कैसा है? सेम है। क्योंकि अगर मैं इसके लिए निकालूं तो भी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर आएगा, इसके लिए निकालूं तब भी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर आएगा, तो फोर्स कैसा आएगा? सेम आएगा। लेकिन क्योंकि इस बॉडी का साइज कैसा है? कम है, तो एक्सेलरेशन किस में प्रोड्यूस होगा? स्मॉल बॉडी में। अर्थ तो इसकी तरफ नहीं आएगी, लेकिन ये अर्थ इसको ज़रूर अपनी तरफ खींच लेगी। समझ में आया? तो हमने कहा इस पर नीचे की तरफ अर्थ जो अपनी तरफ सेंटर की तरफ फोर्स लगाती है उसे हमने क्या बोला? लॉ ऑफ, वो मतलब फोर्स जो है वो क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स, जो भी हमने पढ़ा। तो हमने कहा F फोर्स लगाती है, और जब किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है। तो हमने पढ़ा, लेट अस सपोज that F
इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वर्किंग ऑन बॉडी ऑफ मास स्मॉल m बाय द अर्थ। सही है, जिसकी वजह से इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, जिस एक्सेलरेशन को हमने नाम दिया g। सही है, सो f इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, mg। f इज इक्वल टू ma होता है, तो यहाँ f किसके बराबर हो गया, mg, वेयर स्मॉल g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या अभी सिर्फ लिख देते हैं इसको, एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी स्मॉल बॉडी ड्यू टू दिस फोर्स f। यानी जब इस पर f फोर्स लगा तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो कितना हुआ, स्मॉल g। तो हमने लिखा f इज इक्वल टू mg, पर हमें पता है ये फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, तो फोर्स की वैल्यू होती है हमारी g, m1 कितना है हमारा कैपिटल M, m2 कितना है स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। तो देखो r रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितनी हुई, r कितनी हुई r, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस अगर आपको h लेना है तो आप h ले सकते हो, लेकिन अगर ये कुछ मीटर ऊपर है तो h नेग्लिजिबल होगा। सही है, तो उसको हम नेग्लेक्ट करके सीधा क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर। कितना लिख सकते हैं, r स्क्वायर। क्लियर है, तो इस f की वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करने पर हमें क्या मिला, g, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सेकंड, तो g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू mg। तो स्मॉल m से स्मॉल m क्या हो जाएगा, तो हमें g की वैल्यू क्या मिलेगी, g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, जहाँ कैपिटल M हमारा क्या है, मास ऑफ अर्थ, और r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ध्यान से देखो, यहाँ m की वैल्यू और r की वैल्यू रख के जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, 9.8। क्या मिलेगा, 9.8। तब हमें पता चलता है कि यहाँ से r की वैल्यू आई और g की वैल्यू आई है। क्लियर है, अब ज़रा ध्यान से देखो, ये सिर्फ अर्थ के केस के लिए नहीं है, ये सिर्फ अर्थ के लिए नहीं है। ठीक है, अगर हम इसमें किसी भी प्लैनेट का मास और उस प्लैनेट के रेडियस रख दें तो हमें उस प्लैनेट के लिए एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। सही है, तो अगर कोई प्लैनेट का मास कम होता है या रेडियस कम होती है तो जी की वैल्यू भी हमारी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही है, इसी से हमने मून का भी कैलकुलेट कर लिया, मून का रेडियस, मून का मास, और निकाल लिया। ठीक है, तो ये आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। देखो, मास और डेंसिटी ऑफ द अर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको ज़रा देखेंगे। तो अपने लास्ट सिनेरियो में हमने क्या देखा, स्मॉल g इज़ इक्वल टू हमारा कितना था, g m अपॉन r स्क्वायर, यही था, जिसमें r रेडियस ऑफ द अर्थ है, m मास ऑफ द अर्थ है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो हमें m कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं दैट m इज़ इक्वल टू g r स्क्वायर ओवर कैपिटल G। g की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 9.8 इंटू r की वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में हमारा 6,400 किलोमीटर होती है, वैसे एक्चुअली 6,370 किलोमीटर के समथिंग इसको मान लेते हैं, इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3। मीटर में बदल देंगे ना इसको, ये किलोमीटर है, हम 6370 ले रहे हैं, 6370 अप्रोक्सीमेशन में 6,400 हम ले लेते हैं, पर इतना लेते हैं, अपॉन में जी की वैल्यू हमारी कितनी है, 6.67 इंटू 10 टू द -11। ओके, इस कैलकुलेशन को करो, तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगा m इज इक्वल टू कितना मिलता है, 5.97 to 10 to 24। हाँ 5.97
5.97 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। तो यहाँ से आ जाता है हमारा क्या, अर्थ का मास। तो दिस इज़ द मास ऑफ अर्थ, और इसको अप्रॉक्सीमेशन में हम लिख लेते हैं 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। ओके, अब हमारे पास क्योंकि मास आ चुका है, सही है, और अर्थ की जो शेप है वो कैसी है, एक स्फेयर है, स्फेरिकल शेप है। तो अगर हमें डेंसिटी निकालनी है तो हमें पता है डेंसिटी क्या होता है, रो। डेंसिटी क्या होता है, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो रो अगर हमें निकालना है तो हमने कहा वॉल्यूम ऑफ द अर्थ कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम हो जाएगा, जहाँ आर जो है रेडियस है अर्थ का, सही है। इस वॉल्यूम का मास से कर दो डिवाइड, ठीक, क्या मिल जाएगा, रो। तो हमने लिखा रो इज इक्वल टू मास हमारा कितना है 6 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन में ये 4/3 इंटू पाई 3.14 इंटू आर क्यूब यानी 6370 इंटू 10 टू द पावर 3 का क्यूब। तो रो इज इक्वल टू, ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे वाला 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन 4 इंटू 3.14। और इसको अगर हम सॉल्व करके लिखेंगे तो सॉल्व करके हमारा आएगा 5497 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। 5497 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये डेंसिटी होती है हमारी किसकी, अर्थ की, सही है। दिस इज़ द डेंसिटी ऑफ अर्थ। ओके।